किरण एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी शादी मल्होत्रा परिवार के बेटे आकाश के साथ हो जाती है। हर आम शादीशुदा लड़की की तरह किरण का जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा था और किरण भी एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज बहुत अच्छी तरह निभा रही थी। एक दिन सुबह के समय सबको नाश्ता कराने के बाद बहू किरण एक मैगजीन लेकर अपने कमरे में जाती है और उसे पढ़ने लगती है। अरे बहू, जब देखो तब तुम्हारे हाथ में कोई ना कोई किताब ही नजर आती है। मायके से पढ़ाई पूरी करके नहीं आई हो क्या? माँ जी, मायके से तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आई थी, लेकिन सच बात यह है कि इंसान का जब मन चाहे तब पढ़ सकता है। पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। और ध्यान से देखिए माँ जी, ये कोई स्कूल की किताब नहीं है, बल्कि महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखकर बनाई गई मैगजीन है। हाँ भाई, आती होंगी महिलाओं वाली मैगजीन। हमारी तो 10 साल में शादी हो गई थी और 13 साल में गौना करके हम आ गए थे ससुराल। किताब कापी पढ़ने की उम्र में हमने घर गृहस्थी और रसोई के सबक सीखे। बस हमारी जिंदगी की तो यही पढ़ाई है। अपना पूरा जीवन इस परिवार को संभालने में लगा दिया हमने। तुम्हारी भाषा में चाहे तुम हमें अनपढ़ अंगूठा टेक कह लो, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगी कि चाहे किताबी ज्ञान हमारे पास हो ना हो, लेकिन दुकानदारी सीखने में पूरी डिग्री ले रखी है मैंने। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। इस बात से तो मुझे भी कोई शक नहीं है कि जीवन के सबक किताबों में नहीं लिखे होते, वो तो अनुभव से ही सीखे जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपको कुछ काम था क्या? हाँ भाई, हम तो गांव के देसी लोग हैं। थोड़ी थोड़ी देर में चाय की तलब लगती है। बस चाय पीने की इच्छा हुई तो सोचा एक बार बहू को दे खाती हूँ। खाली होगी तो एक कप चाय बनवा लूंगी। माँ जी, हमारी सेहत सुधारने के लिए यहाँ एक बेहतरीन लेख छपा हुआ है। इसे पढ़ने के बाद रसोई में जाकर आपकी चाय बना देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट के बाद बहू किरण रसोई में जाकर चाय बनाती है और चाय का एक कप ले जाकर सासू माँ के हाथ में थमा देती है। अच्छा बहू, क्या कह रही थी तू? सेहत पर कोई लेख पढ़ रही थी? तो भाई हमें भी तो पता चले क्या जानकारी ले लिया हमारी बहू रानी ने उस लेख से। माँ जी, उसमें ना मौसमी फल और सब्जियों की ताकत के बारे में बहुत अच्छा लिखा था। अच्छा चलिए, मैं आपको आसान शब्दों में समझा देती हूँ। अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में तरबूजों की खूब भरमार होगी। सस्ते दामों पर बाजार में तरबूज मिलेंगी, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण आम आदमी इन सभी चीजों का लाभ नहीं ले पाता। अब बेटा, तरबूज तो तरबूज है, उससे खाने से पहले भी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी क्या? हाँ माँ जी, अब पूरी बात तो सुनिए। तरबूज के गुणों के बारे में तो आपने पहले भी बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन मैंने आज एक नई बात पढ़ी, और वो ये कि तरबूज के साथ साथ उसके बीज भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तरबूज के बीज खाने से त्वचा और शरीर की कई तरह की गंभीर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, और हम लोग यूं ही आज तक तरबूज के बीजों को कूड़े में फेंक रहे थे। क्या बात कर रही है बहू? तरबूज के बीजों में इतना सब छुपा होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता था। मेरी माँ खरबूजे के बीज सुखाकर हाँ हमें खाने के लिए तो देती थी, लेकिन तरबूज के बीज हमने कभी नहीं खाए। बस माँ जी, नई जानकारी मिल रही थी ना, इसीलिए मेरा भी पढ़ने में इंटरेस्ट बना हुआ था, इसीलिए आपकी चाय में थोड़ा लेट हो गया। अगले दिन सवेरे किरण और उसकी सास शीला सब्जी लेने बाजार जाती हैं, जहाँ पर शीला देखती है कि उसकी पड़ोसन निर्मला तरबूज खरीद रही है। माँ जी देखिए तो कितने बढ़िया तरबूज मिल रहे हैं बाजार में। आप कहीं तो पूरे परिवार के लिए ले लो। ले ले बेटा, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? तूने ही तो कल कहा था कि मौसमी फल और सब्जियां जरूर खाने चाहिए, तो फिर खूब खाओ और सेहत बनाओ। दोनों सास बहू बाकी सब्जियों के साथ तरबूज खरीद कर घर लौट आए। थोड़ी देर बाद बहू किरण तो घर के कामों में व्यस्त हो गई थी और सास शीला घर से बाहर निकलकर पड़ोस की सहेलियों से मिलने पहुंच जाती है। कुछ देर बाद जब सास शीला घर पहुंचती है तो उसके हाथ में एक पॉलीथिन दिखाई दे रही थी। किरण बहू, क्या कर रही हो? देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लाई है माँ जी? अरे बेटा, तूने कल बताया था ना तरबूज के बीज बड़े हेल्दी होते हैं, तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि हमारे परिवार में तो वैसे भी बस 4 लोग हैं। अब हम 4 लोग कितना तरबूज खा लेंगे, एक मुट्ठी बीज भी नहीं निकलेगा। तो मैंने सोचा अब से मैं मोहल्ले में सबसे कह दूंगी, जो कोई भी तरबूज खाए उसके बीज हमारे लिए निकाल कर रख दे। क्या बात कर रही हैं आप माँ जी? अब तरबूज कॉलोनी के लोग खाएंगे, उनका बीज हम लोग लेकर आएंगे, ऐसा अच्छा लगता है क्या? आप घर पर जाकर तरबूज के बीज बटोरेंगी? अरे क्या परेशानी है बेटा, वैसे भी लोग इस बीज को फेंकते ही तो है। अगर किसी के काम आ जाए तो बुराई क्या है? माँ जी बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है क्या आप रोज घर घर जाकर उनके खाए हुए तरबूजों में से बीज चुनती रहे?
या लो, ये बस आजकल की लड़कियां हमें इसीलिए पसंद नहीं है। अरे बेटा, जहाँ 4 पैसे बचते हैं उसे बचाना चाहिए। हमारे जमाने में औरतें 1-1 रुपया जोड़ कर रखती थी और उन्हीं रुपयों से गहने जेवर बनवा कर रखती थी। और अब तुम आजकल की लड़कियां बचत करना आता ही नहीं। अरे ठीक है भाई, तुम बहुत बड़े खानदान से आई हो, बहुत पैसा देखा है तुमने, सब खरीद कर खा सकती हो, लेकिन अभी तो जो बीज मैं ले आई हूँ उन्हें इस्तेमाल कर लो। सास की बात सुनने के बाद अब किरण शीला के आगे ज्यादा कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप जाकर पड़ोस से आए हुए तरबूज के बीजों को धूप में सूखने के लिए रख देती है। अगले दिन शाम को 5 बजे। अरे बहन जी, कहाँ हैं आप? हाँ हाँ, आ जाइए, यही हॉल में बैठे हुए हैं। क्या हाल चाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ बहन जी। वो पता चला आप आजकल तरबूज के बीज जमा कर रही हैं, तो हमने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। और वैसे भी सीजन में तो हमारे घर में लगभग हर रोज ही तरबूज आता है, बच्चों को बहुत पसंद है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया बहन जी। आगे भी जो बीज निकलेंगे ना, वो आप हमारे यहाँ दे जाइएगा। मैंने तो सुना था सास बहू को उनके किसी भी काम में सपोर्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। सासू माँ तो ऐसे तन मन धन से सपोर्ट करने पर उतारू हो गई है कि अब मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। बहू किरण अभी मन ही मन बड़बड़ा रही थी, तभी सास की आवाज उसके कानों से टकराती है। बहू, विनीता जी हमारे लिए तरबूज के बीज लेकर आई हैं। अब तुम इन्हें चाय नाश्ता नहीं कराओगी क्या? आई माँ जी, अभी आती हूँ। किरण जल्दी जल्दी से 2 कप चाय और बिस्किट ट्रे में लगाकर सास के पास ले जाती है। अरे बेटा, बिस्किट क्यों ले आई है? बहन जी के साथ क्या फॉर्मेलिटी है? उनके साथ तो अपना घर जैसा व्यवहार है। तुम ऐसा करो, थोड़े से पकौड़े बना दो। हाँ बेटा, पकौड़े बना ही रही हो तो प्याज के बनाना। वो क्या है ना, आलू के पकौड़े हमें थोड़े कम पसंद है, शुगर है ना, तो आलू छोड़ रखा है भाई। ये लो, कर लो बात। आलू छोड़ रखा है लेकिन तले हुए पकौड़े खा लेंगी। ये तो वही बात हुई, गुड़ खाना और गुलगुले का परहेज करना। अब सासू माँ ने फरमाइश करी थी तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि किरण पकोड़े बनाने से इनकार कर दे, इसलिए वो चुपचाप रसोई में जाकर जल्दी जल्दी प्याज के पकोड़े तैयार करने लगती है। पकोड़े के साथ एक बार फिर से 2 कप चाय बनाकर पड़ोसन विनीता के सामने रखकर किरण अपने कमरे में सुकून से आकर बैठ जाती है। अगले 2-3 दिन में हर रोज कभी विनीता आंटी, कभी शर्मा आंटी, कभी गुप्ता आंटी बारी बारी से तरबूज के बीज पन्नियों में भरकर किरण के घर लाकर दे रहे थे, जिसके बदले में किरण को कभी पकोड़े, कभी समोसे, कभी फ्रेंच फ्राइज बनाकर उन्हें खिलाने पड़ रहे थे 1 सप्ताह के बाद। अरे बेटा, अब तक तो तेरे तरबूज के बीज भी सूख गए होंगे, हमें कुछ बनाकर तो दिखा दे। आखिर क्या बनाने वाली थी तू इन तरबूज के बीजों का? माँ जी, वैसे तो तरबूज के बीज इतने हेल्दी होते हैं कि हम उन्हें डायरेक्टली भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ स्पेशल आइडिया सोचा है। मैंने सोचा है कि अगर वाकई ये इतने हेल्दी है तो क्यों ना मैं एक अच्छा सा हेल्थ ड्रिंक पाउडर बनाकर बेचना शुरू कर दूं। हो सकता है मेरा ये आइडिया काम कर जाए और हम कुछ ही दिनों में लखपति से करोड़पति हो जाए। अरे तू लोगों को बताएगी कि तू तरबूज के बीज बेच रही है तो कोई भी बाजार जाकर खरीद कर नहीं जानेगा, तुझसे क्यों खरीदने आएगा? कमाल करती है माँ जी आप, किसी को अपना सीक्रेट थोड़ी ना बताया जाता है। हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हम तरबूज के बीज बेच रहे हैं, बल्कि तरबूज के बीज से होने वाले फायदे की मार्केटिंग करेंगे। अब चिंता मत करिए, मैंने अपने दिमाग में पूरा आइडिया बिठा लिया है। ये सब तो मैं यूं संभालूंगी। अपने हेल्थ ड्रिंक का प्रोडक्शन, मार्केटिंग सबके लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। बिजनेस की बात है भाई, ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ नहीं हो पाएगा। अगले ही दिन किरण ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर थोड़ा तरबूज का बीज लेकर उसमें चिया सीड, फ्लैक्स सीड और मखाने वगैरह मिलाकर एक बढ़िया सा पाउडर तैयार कर लिया और उसे छोटे छोटे डब्बे में भरकर अपनी सहेलियों को ट्रायल के लिए भेज दिया। एक बात बता, तुझे ये सैंपल किस चीज का भेजा है? क्या है ये पाउडर? अरे तेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं ना, तू ही कह रही थी तूने ढेर सारे शैम्पू तेल बदल कर देख लिया, लेकिन तेरे बालों पर कोई फायदा नहीं हो रहा, तो बस मैंने ना एक होममेड पाउडर बनाया है। इसमें कोई दवाई नहीं है, सारी घरेलू हेल्दी चीज है। तो निश्चिंत होकर इसे दूध में मिलाकर पी, फिर देख कैसे तेरे बालों का टूटना बंद होता है। सही कह रही है क्या? सच में मेरे बाल गिरने बंद हो जाएंगी? देख, मैं तुझसे पैसे तो नहीं मांग रही हूँ, ये सैंपल था, तुझे पसंद आया तो ऑर्डर देकर और मंगवा लेना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है।
किरण एक एक करके अपनी सारी सहेलियों को फोन करके सैंपल के बारे में जानकारी देती है। किसी को स्किन बेनिफिट के बारे में बताती है, किसी को पेट की बीमारियां दूर करने के बारे में बताती है, तो किसी को कोलेस्ट्रॉल कम करने के फायदे बताती है। इसी तरह अपनी सारी सहेलियों के बीच में अपने पाउडर की मार्केटिंग करने के बाद किरण को इंतजार था कि कुछ दिनों के बाद उसकी सहेलियां उसके पाउडर का रिव्यू उसे देगी। बस इसी इंतजार में वो बेसब्री से दिन गिनने लगती है। बहू, तुझे तो अपने तरबूज के बीज पर पूरा यकीन है ना? कहीं किसी को इस पाउडर से साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। नहीं माँ जी, आप बेफिक्र रहिए। मैंने अपने पाउडर में ऐसी कोई चीज नहीं डाली जिससे किसी को भी साइड इफेक्ट हो। अपने पाउडर पर मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर क्या सोचा है तूने? ऐसे ही घर घर से तरबूज के बीज मांग मांग कर पाउडर बनाएगी क्या? वही सोच रही हूँ माँ जी। जब मैंने तरबूज के बीजों से अपना होममेड पाउडर बनाने का आइडिया सोच ही लिया है, तो हमें तरबूज के बीजों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। देख बेटा, तेरे इन तरबूज के बीज के चक्कर में मैं पहले ही सीजन में इतना तरबूज खा चुकी हूँ कि अब तो तरबूज देख कर ही भाई मेरे मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। अब तू क्या चाहती है कि 3 वक्त का खाना छोड़कर हम तीनों टाइम सिर्फ तरबूज 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 खाना शुरू कर दें? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? ऐसा तो संभव ही नहीं है। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर मैं खुद के तरबूज उगाकर उनके बीजों से पाउडर बनाऊं तो कैसा रहेगा? हाँ, वैसे ये आइडिया भी ठीक है। चल, अपना जो गार्डन है ना, वही लगा ले तू एक पौधा तरबूज का। रोज रोज बाजार जाकर तरबूज खरीदने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। क्या माँ जी, कैसी बात कर दी आपने? मैं बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ और आप मुझे कह रही हैं एक पौधा तरबूज लगाकर बीज निकाल लो। ऐसे तो चल गया हमारा बिजनेस। अरे तो तू ही बता दे बहू कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या है? माँ जी, आपने जो गार्डन में इतने सारे फूल के पौधे लगा रखे हैं ना, इन सारे पौधों को हटाकर हमें तरबूज के पौधे लगाने होंगे, तब जाकर तरबूज की फसल तैयार होगी। बल्कि मैं तो कह रही हूँ इतना सारा तरबूज हम काटेंगे, उन्हें खाएगा कौन? तरबूज के बीजों के साथ उसका जूस भी कॉम्प्लीमेंट्री कस्टमर को देना स्टार्ट करेंगे। अगर तेरी यही इच्छा है बेटा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मुझे बता दे तुझे मेरी कहाँ मदद चाहिए। तो ठीक है माँ जी, आप बाजार जाकर ढेर सारे तरबूज के बीज ले आइए। उसके बाद हम दोनों मिलकर अपने पूरे गार्डन की सफाई करते हैं और जितने भी फूल और सजावटी पौधे लगे हैं उन सबको हटाकर बाहर फेंक देते हैं। फिर तो खाली जगह बचेगी ना, उसी में हम लोग तरबूज के पौधे लगाएंगे। दोनों सास बहू कमर कस लेती हैं और लग जाती हैं काम पे। अगले कुछ ही दिनों में दोनों सास बहू ने तरबूज के ढेरों बीज रोप दिए थे, लेकिन पौधे तो पनपने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ जी, आप बाजार जाइए और जाकर थोड़ी सी खाद और उर्वरक वगैरह लेकर आइए। मुझे लग रहा है हमारे गार्डन की मिट्टी में तरबूज के पौधे उगाने की क्षमता ही नहीं है। देख रही है ना आप, पौधे बड़े होने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं कब ये बड़े होंगे, कब इनमें तरबूज लगेंगे और कब मैं अपने तरबूज के बीज का ऑर्डर बनाकर भेज पाऊंगी। बहू की बात सुनकर शीला बाजार की ओर निकल जाती है और महंगे दामों पर अपनी फसल में डालने के लिए खाद और कीटनाशक वगैरह लेकर घर आती है। कमाल करते हो तुम लोग भी। गिनती के 10 पौधे लगाए तुमने, और हमारे घर में कोई खेती करने की जगह थोड़ी ना है जिसमें आप लोग तरबूज की फसल उगा लेंगे। अरे ये तो 5-7 डेकोरेशन के पौधे लगाने की जगह छोड़ी थी मैंने, और इसको भी काटकर तुमने पूरे गार्डन का हाल बेहाल कर दिया। बेटा, समझदार आदमी वो होते हैं जो पत्नी की उन्नति में उनकी सहायता करते हैं, उसके रास्ते में अड़ंगे नहीं लगाते। और अगर तुझे गार्डन खराब होने की इतनी तकलीफ है तो ठीक है, ऐसा कर कोई खेत किराए पर ले ले। ये तरबूज की खेती हम वहीं पर करेंगे। घर के पास ही में एक बड़ी सी जमीन किराए पर लेकर किरण और शीला इस बार बड़े स्तर पर तरबूज उगाने का काम शुरू करती हैं। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगते हैं और कुछ दिनों में उन पर तरबूज भी लगने शुरू हो जाते हैं। बहू किरण अपने पौधों में लगे हुए तरबूजों को देखकर बेहद खुश थी। बीज को निकालकर बाकी बचे हुए तरबूज का रस बनाकर अपने आसपास रहने वाली अपनी सहेलियों के यहाँ पहुंचा देती है, ताकि उसके तरबूज के बीज के लिए कस्टमर तैयार होते रहे। किरण ने ढेर सारे तरबूज के बीज निकालकर सुखाने के लिए रख दिया था, लेकिन बेचारी की शायद किस्मत ही खराब थी। एक दिन अचानक से दोपहर में तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण छत पर सूख रहे उसके सारे बीज आंधी के साथ उड़ जाते हैं। माँ जी, अब क्या करें? इतना लंबा इंतजार किया था हमने, इतनी मेहनत से तरबूज के बीज निकाले थे, लेकिन अब सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब क्या करे बेटा, अब फिर से महीनों तक तरबूज के लगने का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करते रह जाएंगे तो सारे कस्टमर भूल जाएंगे कि हमने उन्हें कोई प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए भेजा था। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा देर करने से सब की किराए पर पानी फिर जाएगा। हम बाजार से ही तरबूज के बीज खरीद लाते हैं और पाउडर बनाना शुरू करते हैं।
दोनों सास बहू बाजार से बीज खरीदकर उनसे ही तरबूज के बीज का हेल्थ पाउडर बनाना शुरू करती हैं और कम दामों पर अपनी सहेलियों को और जानने वालों को बेचना शुरू कर देती है। किरण, क्या है ये सब? जब से ये तरबूज के बीज के चक्कर में पड़ी हो ना, घर के काम भी ढंग से नहीं होते। तुमसे मैंने कल ही बोला था कि मेरी व्हाइट शर्ट आयरन कर देना, अभी तक तुमने आयरन नहीं की। मैं उस समय थोड़ा बिजी थी ना, इसलिए नहीं कर पाई। लाइए अभी करके देती हूँ। अरे बस करो किरण, बस हो गया तुम्हारा स्टार्टअप। कुछ नहीं हो रहा है, आंखें खोलो और देखो, लॉस में चल रही हो तुम। तुम्हें कुछ पता भी है अभी तक इस तरबूज के बीज के स्टार्टअप में कितना पैसा फंसा चुकी हो? किराए का खेत, उसके बाद तुम्हारे खेत में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए मैंने सबमर्सिबल लगवाया, फिर खाद कीटनाशक पर खर्च किया, चिया सीड, सीसम सीड, मखाना, तमाम तरह की चीजें खरीदने से लेकर पैकिंग और डिलीवरी सब मिलाकर तुम्हारा बिजनेस नेगेटिव में चल रहा है। जिस किसी को भी तुम ये पाउडर भेज रही हो ना, वो सब तुम्हारी सखी सहेलियां हैं। वो तुम्हें इस प्रोडक्ट के इतने पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है जितनी तुम्हारी लागत आ रही है। प्रॉफिट क्या खाक कमाओगी तुम? और देखो, सोशल सर्विस करने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। पति की बात सुनकर किरण को गहरा दुख पहुंचता है। मुझे माफ कर दो आकाश, मैंने कुछ अच्छा ही सोचा था, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने सच में एक फेलियर आइडिया के चक्कर में तुम्हारा इतना नुकसान करवा दिया। सब मेरी ही गलती है। अब ठीक कह रहे हो, कुछ नहीं होता तरबूज के बीज से। किरण बेटा, इस तरह अपना दिल नहीं दुखाते। ये देखो, तुमसे मिलने कौन आया है, तुम्हारी सहेली, और तुम्हें कुछ बताना भी चाहती है। अरे अंजलि, बोलो ना, आज कैसे आना हुआ? मैं खास तौर से तुझे धन्यवाद देने आई हूँ। जो पाउडर तूने मुझे भेजा था ना, उसे इस्तेमाल करने के बाद वाकई मेरा हेयर फॉल रुक गया। तू विश्वास नहीं करेगी, हजारों रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था मैंने बालों पर, लेकिन जरा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन तेरे प्रोडक्ट ने जादू कर दिया। ऐसा कोई जादू नहीं है यार। मैंने एक ऐसा बिजनेस करने की कोशिश की जो बिल्कुल फ्लॉप है, इसलिए उसे अब मैं बंद कर रही हूँ। अरे किसने बोला तू एक फ्लॉप बिजनेस मॉडल पर काम कर रही थी? मैंने जिस किसी को भी तेरा यह पाउडर शेयर किया था, सबने तारीफ की तेरे पाउडर की। मेरी पड़ोस वाली भाभी के चेहरे की झाइयां गायब हो गई। गुप्ता जी का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने लगा है। मेरे हस्बैंड की डाइजेशन प्रॉब्लम सुधर रही है। अब हम महंगे दामों पर भी तेरा पाउडर खरीदने के लिए तैयार है। सहेली की बात सुनकर किरण के चेहरे पर चमक आ जाती है। लेकिन माँ जी, मैंने तो बहुत घाटा करवा दिया ना, अब इन सब बातों का क्या फायदा? अरे बेटा, ये नफा नुकसान तू छोड़, और व्यापार में तो ये सब लगा ही रहता है। तेरा काम सबको पसंद आ रहा है ना, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। और बस फिर क्या था, सासू माँ के आशीर्वाद से बहू किरण का तरबूज के बीज का काम एक बार फिर से शुरू हो जाता है, और इस बार आकाश भी उसका पूरा साथ देता है। शकुंतला और उसका परिवार फेंकने में माहिर है, जैसे मानो अंबानी के बाद उनका ही दूसरा नंबर हो। घर के सभी लोग खुद को विदेशी समझते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उनके आगे कोई कुछ भी नहीं है। एक रोज शकुंतला की कामवाली आने में लेट कर देती है। शकुंतला उसे देखते ही कहती है, अरे रंजू की माँ, तू अभी आ रही है? कुणाल की फ्लाइट आती होगी, काम पड़ा है पूरा, चल जल्दी से हाथ चला। माँ जी, वो घर में दामाद आया हुआ था तो इसी में लगी थी, देर हो गई। अरे कहाँ से आया है तेरा दामाद? यहीं बंगाल से। मेरी बेटी ना बहुत खुश है उनके साथ, और इस गरीब माँ को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, ना कभी मांगता है, ना ही बेटी को मेरी कुछ लेने देता है। ओह, यहीं बंगाल में रहता है तेरा दामाद? मेरी बेटी और दामाद तो विदेश में रहते हैं। कोरिया का नाम सुना है कभी? वहीं रहते हैं दोनों। जब भी आते हैं सबके लिए वहाँ से नया नया सामान लेकर आते हैं। आप लोग ना बढ़िया आदमी है, मैं तो गरीब कितनी मुश्किलों से गुजारा करती हूँ। चल चल, ये सब काम छोड़ और काम में मन लगा। रंजू की माँ जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दे। ये आते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, बहुत अच्छा देश है वो। क्या वादियाँ रहती है वहाँ की, आने का दिल ही नहीं करता। मैं तो कितनी बार गई हूँ, क्रिसमस पे वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। मैंने इनसे कहा भी क्रिसमस तक रुक जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे बिना क्या क्रिसमस। हाँ भाभी, मेरे ऐसे नसीब का कि मैं इतनी बड़ी जगह जा पाऊँ। अरे तू नहीं जा सकती तो क्या है, मैं तुझे तस्वीर दिखा दूंगी वहाँ की, एक से एक है। चल चल अब काम कर। रंजू की माँ काम में लग जाती है। इतने में ही कुणाल आता है और कुणाल के आते ही मीनू उसके आगे पीछे करने लगती है। मुँह हाथ धुलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लेकर आए हैं? ऑस्ट्रेलिया से मैं तुम्हारे लिए समुंदर की लहरें लेकर आता। क्या, ऑस्ट्रेलिया फेमस ही है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, तो मैं क्या ले आता। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पत्नी के लिए मुंबई से एक ड्रेस लिया है।
अच्छा ठीक है, लेकिन देखो किसी से कहना मत कि तुमने मुंबई से लिया है। यही कहना कि ऑस्ट्रेलिया का है, वरना मेरी इज्जत क्या रहेगी। अरे यार, मैं कौन सा किसी से कुछ बोलने वाला हूँ। ऐसा ड्रेस तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिलता। काम वाली मीनू और कुणाल की बातें सुन लेती है और मन ही मन कहती है, फेंकने में तो इन लोगों का कोई जवाब ही नहीं है। और मीनू भाभी भी इन लोगों की तरह ही निकली, वो भी लगता है इसी घर की है। कोई कहेगा नहीं कि वो किसी और की बेटी है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। अनुभव भैया की शादी अगर किसी साधारण लड़के से हो गई तो पता नहीं बेचारी का क्या होगा। ये लोग तो उसे दिन भर नीचा दिखा कर मार ही देंगे। इतने में ही मीनू रंजू की माँ के पास आकर कहती है, ये देखो रंजू की माँ, ऑस्ट्रेलिया से ये लेकर आया है मेरे लिए। कभी ऐसा देखा है? कोई भी देखे तो देखता रह जाएगा, ऐसा ड्रेस है। हाँ भाभी, बहुत अच्छा है। आप लोग ना दिखने में भी विदेशी लगते हैं। मैंने तो जापान से अपना कॉलेजिंग पूरा किया है। भारत तो मैं अपनी शादी के वक्त ही आई थी। अच्छा, चलिए अब चलती है। हाँ, मैं इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज़ मीनू की कुछ सहेलियाँ उसके घर आती हैं। मीनू को देखकर उसकी सहेलियाँ कहती हैं, यार तेरे बालों का राज क्या है? इतने घने, सिल्की और सुंदर लहरा रहे हैं, पूछो मत यार। मुझे बहुत पसंद है तेरे बाल। तू क्या लगाती है, ज़रा हमें भी बता। मेरे बाल तो झाड़ू की तरह है। मीनू मुस्कुरा कर कहती है, यार मैं ऐसे नहीं बताती, लेकिन अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ। राइस वाटर से बाल धोती हूँ मैं। ये तुझे किसने बताया? अरे कौन बताएगा, जापान में सब राइस वाटर से ही तो बाल धोते हैं। मैंने अपनी कॉलेजिंग वहीं से पूरी की है ना। हाँ, ही तो मैं इंडिया अपनी शादी के वक्त ही थी। हमें तो पता ही नहीं था, हमारे पास एक विदेशी दोस्त भी है। ये टेबल क्लॉथ भी सुंदर लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ इस तरीके का कुछ नहीं मिलता ना। अरे नहीं यार, यहाँ कहाँ कुछ मिलता है। ये ना मैंने जापान से मंगवाया था। वहाँ के डिज़ाइंस यार पूछो मत, देखने लायक होते हैं। यार मेरे लिए भी मंगवा दे। सब सहेलियाँ फिर खाने पीने में लग जाती हैं। खाते वक्त एक सहेली कहती है, यार अब अनुभव की भी शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए कोई लड़की देख रही है कि नहीं? हाँ देख तो रही हूँ, लेकिन हमारे टाइप कोई मिले तब ना। हाँ, लड़की थोड़ी विदेशी हो। तेरे घर में तो सब विदेश में कहीं ना कहीं रहे हुए हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छी और सुंदर हो। सब सहेलियाँ खा पी कर चली जाती हैं। रात को जब सब खाने के टेबल पर बैठे रहते हैं तब मीनू शकुंतला से कहती है, मम्मी जी मैं क्या कह रही थी कि अब अनुभव की भी शादी कर देते हैं ना। हाँ, अब उसकी तो उम्र हो गई है, लड़की देखना शुरू करता है। कुणाल तू देख कोई लड़की, कोई अच्छी हमारी तरह, ऐसे कि हमारे घर में आकर सबसे मिल जाए, वो अलग ना लगे। हाँ, लगना चाहिए कि वो हमारे जैसी है। ठीक है बाबा। कुणाल अनुभव के लिए लड़की देखने लगता है। इधर मीनू और शकुंतला भी अपने जान पहचान में लड़की देखने लगती हैं। यहाँ जैसे ही रंजू की माँ को पता चलता है कि अनुभव के लिए लड़की देखी जा रही है तो वो मन ही मन सोचती है, इन लोगों ने मेरे को बहुत सुनाइला है। इनके घर तो ऐसी लड़की आनी चाहिए जो इनका असली चेहरा इनको दिखा दे। सब लड़की देखने लगते हैं लेकिन किसी को लड़की समझ नहीं आती। कुणाल कहता है, तुम लोगों को इतनी लड़की की फ़ोटो दिखाई, लेकिन तुम लोग सबको रिजेक्ट कर रही हो। अब कहाँ से लाऊं लड़की, तुम खुद ही देख लो। मैंने तो सबको बोला, लेकिन फिर भी कोई समझ में नहीं आ रही। अरे शादी वगैरह का काम हो तो काम वाली सबसे पहले काम आती है। अब रंजू की माँ ही हमारे काम आएगी, उसको ही बोलना होगा। अगले दिन रंजू की माँ के आते ही दोनों सास बहू उससे कहने लगती है, अरे रंजू की माँ तो वो काम छोड़ और पहले मेरी बात सुन। अपने अनुभव के लिए लड़की देख रहे हैं, कोई अच्छी लड़की तेरी नज़र में हो तो बता ना। लड़की तो है, मैं जिधर काम करती है ना उसकी बेटी बहुत सुंदर और सुशील है। अरे तो बताओ ना जल्दी। रंजू की माँ मन ही मन सोचती है, बड़ी मुश्किलों से ऊँट पहाड़ के नीचे आयला है। पलक इनको बराबर का सबक सिखा सकती है, उसी के बारे में बताती है मैं। अरे क्या हुआ, बताओ ना कुछ। वो ना पलक नाम है उसका, देखिए उसकी तस्वीर। यहाँ से मैं उधर ही काम करने के लिए जाऊँगी, मैं जाकर बात चलाती है ना। हाँ, जो मेरे अनुभव की शादी हो गई ना तो तुझे सोने की चेन पहनाऊंगी। रंजू की माँ पलक के घर में अनुभव के रिश्ते की बात चलाती है। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। पलक को एक पैसे वाला और अच्छा परिवार मिल जाता है। शादी होकर पलक अनुभव के घर आ जाती है। जैसे ही पलक का गृह प्रवेश होता है वैसे ही मीनू कहती है,
ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई, खोल के देखो इसमें क्या है। अरे बाबा देखो तो क्या है। जी भाभी। पलक गिफ्ट खोलकर देखती है और उसमें से एक पर्स निकलता है। कैसा लगा तुम्हें? ये ना मैंने जापान से मंगवाया है, सुंदर है ना? हाँ भाभी, अच्छी है पर्स। फिर एकता पलक को मुंह दिखाई देते हुए कहती है, भाभी ये कोरिया से लाया हुआ मेकअप किट है, वहाँ के मेकअप की बात ही कुछ और है। अब तुम भी ना यही मेकअप करना, भीड़ से अलग दिखोगी, लोग पूछेंगे कहाँ से मेकअप करवाया है। ठीक है दीदी। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है भाभी? मैंने भी ना कोरिया से मंगवाया हुआ फाउंडेशन यूज़ किया है। अब हाँ, अच्छा लग रहा है दीदी। पलक और अनुभव अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में पलक एक फ्लावर पॉट को देखती है। ये पॉट तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर तो होगा ही, फिनलैंड से जो मंगवाया है, मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ वहाँ। ओह सही है तब तो। पलक और अनुभव सो जाते हैं। अगले दिन शकुंतला पलक के कमरे में जाकर उससे साड़ी और कुछ जेवर देते हुए कहती है, बहू तू ये साड़ी और जेवर पहनकर तैयार हो जा, ये ना मैंने स्पेशली रशिया से मंगवाया है। जी मम्मी जी। वो मन ही मन सोचती है, ये मुझे कैसा ससुराल मिला है, जब देखो सब यही जताते रहते हैं कि वो लोग कितने विदेशी हैं। पलक नहा धोकर तैयार हो जाती है और शकुंतला उससे कहती है, बहू अब तू नाश्ता बनाकर अपनी रस्म पूरी कर ले। जी मम्मी जी। पलक को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाए, इसलिए वो चूड़ा और आलू मिलाकर कुछ अलग सा बनाकर सबको परोसती है। नाश्ता देखकर सबकी आंखें बड़ी छोटी होने लगती है। भाभी ये क्या बनाया है? आज तक कभी देखा नहीं कुछ ऐसा। ये क्या बनाकर लाई हो पलक? वो भाभी ये कोरिया की फेमस डिश है। दीदी आपको तो पता ही होगा, आपका तो आना जाना लगा रहता है ना वहाँ। एकता की चोरी पकड़ी नहीं जाए इसलिए वो कहती है, हाँ मेरे दिमाग से निकल गया था, ये ना कोरिया में बहुत फेमस है, एक्चुअली यहाँ मिलता नहीं ना तो ध्यान नहीं रहा। कोई नहीं दीदी, आप लोग खाकर देखो, अच्छा लगेगा। सब लोग चुपचाप खा लेते हैं और पलक को नेक भी देते हैं। खा पीकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मीनू अपने कमरे में जाकर जापानी गाने लगाकर सुनने लगती है। दोपहर के वक्त पलक उसके कमरे में जाती है और कहती है, भाभी आपको ये गाने पसंद है? हाँ मुझे ना जापानी सॉन्ग ही पसंद है, वो एक्चुअली मेरी कॉलेजिंग वहीं से हुई है ना। हाँ भाभी। अच्छा मैं ये पूछ रही थी दोपहर को खाना क्या बनाना है? अरे कुछ भी बना लो, आज ना मैं कोई काम नहीं करने वाली। ठीक है भाभी, मैं कर लूँगी। पलक रसोई में जाती है और चावल का अलग सा आइटम बना लेती है, जिसमें चावल बहुत गीले से होते हैं और उसमें कच्ची सब्जियां, पत्ता गोभी, प्याज वगैरह डालकर ऊपर से चाट मसाला डाल देती है। ऐसा चावल देखकर शकुंतला कहती है, बहू ये क्या है, कौन सा चावल बनाई हो, ये अजीब सा, मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा देखकर। हाँ भाभी ये क्या बना है, मेरे पति तो छुएंगे भी नहीं। भाभी आप खाकर तो देखो, ये जापान की फेमस डिश है। मीनू भाभी तो जानती होंगी, इतने दिन जो वहाँ रही है। मीनू सोचती है कि कहीं वो ना पकड़ी जाए कि वो कभी जापान गई ही नहीं, फिर उसकी इज्जत क्या रह जाएगी, इसलिए वो कहती है, अरे हाँ जापान में तो ये डिश बहुत फेमस है, मैंने तो बहुत बार खाई है, अरे खाकर देखो ना। सब खाने लगते हैं। पलक सबको खाता देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और मन ही मन सोचती है, परदेश का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, और खाओ परदेश की रसोई। अब पलक हर टाइम बचे कुचे सामान से कोई ना कोई डिश बना देती और किसी देश का नाम देकर सबको खिला देती। एक रोज़ घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी तो पलक सोचती है, क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई सब्ज़ी नहीं है। चना बचा हुआ है, इससे टिक्की बना देती हूँ और बची हुई रोटी में बेसन लपेट कर तल देती हूँ। पलक तली हुई रोटी पर टिक्की रखकर उसमें सॉस और चटनी डालकर सबको परोसती है। तब अनुभव कहता है, यार तुम रोज़ अलग अलग डिश बना देती हो जिसको हमने कभी खाया ही नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भैया से पूछो, वो तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं ना, वहाँ ये कितना पसंद किया जाता है। मुझ पर भरोसा नहीं है ना तुम्हें, भैया से पूछ लो। अब कुणाल फंस जाता है और डर से कहता है, अब हाँ मैंने खाया है बहुत, इसे खाने में एक नंबर लगता है। भाई तुम ना बहुत ड्रामा करते हो, जो मिल गया खा लो, इतना ड्रामा मत करो। बहू ये सब तो ठीक है, लेकिन तुझे सब प्रदेश के खाने ही आते हैं या अपना देश का भी कुछ बनाना जानती हो? जब से शादी होकर आई हो तब से कभी कोरिया, कभी जापान, कभी इटली, कभी स्विट्ज़रलैंड का खाना बनाकर खिलाती रहती हो।
नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आता है ना भारत का खाना भी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर सबको विदेशी चीज़ें ही पसंद है और वहीं का शौक़ है, इसलिए वहीं का बनाया जाए कुछ। शकुंतला जब देखो खुद भी विदेश का फेंकती रहती है, इसलिए मजबूरी में उसे कहना पड़ता है। नहीं रे बहू, ऐसा नहीं है, बनाओ जो तुम्हें बनाना है। मुझे तो विदेशी खाने भी बहुत पसंद है, मैं हमेशा कहीं ना कहीं घूमती रहती हूँ। पलक एक हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से हट जाती है। ये सब रंजू की माँ देख चुकी थी। बिल्कुल सही लड़की पसंद करे लिए मैंने इन लोगों के लिए, अब आएगा मज़ा। हर बात पर प्रदेश याद आता है, तो प्रदेश का खाना भी खाओ। सब मन मार कर खा लेते थे जो भी पलक बनाती थी। शकुंतला से ये सब एक ज़रा भी नहीं खाया जाता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज़ पलक अपने मायके गई थी, तब सब आपस में बैठकर बातें करते हैं। मम्मी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अभी तक पलक भाभी एक बार भी कहीं विदेश नहीं गई, तो उसे विदेश के खानों का इतना आइडिया कैसे है? बात तो पता की गई है एकता ने। हाँ मम्मी, जब देखो आज ये यहाँ का है, आज ये वहाँ का है, हम सबको ना उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। बात तो तुम लोग सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, तुम लोग मैच क्यों नहीं करते? जो खाना वो बनाती है और जिस शहर का नाम लेती है सब पता चल जाएगा। हाँ भाभी, अब तो देखना ही होगा, क्योंकि अब इस तरह का खाना मैं नहीं खाने वाला, नहीं तो पलक की जगह आप खाना बनाने लगो। अरे मुझसे अब खाना नहीं बनेगा, इतने दिनों से मैं बना रही थी ना, सोचा था देवरानी आएगी तो आराम मिलेगा, और आप मुझे फिर से फंसाने में लगे हो। अरे छोड़ो ना, यूट्यूब लगा के अभी चेक कर लो, सब समझ में आ जाएगा। यूट्यूब में कुणाल सब देश के खाने चेक करता है और कहीं भी ऐसा कोई भी डिश नहीं मिलता जैसा कि पलक ने बताया था। लो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो अपने मन से डिश बनाती है और हमें उल्लू बनाकर कुछ भी खिलाती है। शकुंतला का पारा चढ़ जाता है, वो गुस्से में कहती है, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं पलक से बात करूँगी। इतने दिनों से इतना रद्दी रद्दी बनाकर हमें खिला रही है विदेश का नाम लेकर, अब उसकी खैर नहीं। 10 दिन के बाद पलक घर आती है। पलक आती ही अपने मायके की बात करने लगती है और अनुभव से कहती है, शादी के बाद हम लोग कहीं गए नहीं ना, मेरे भैया और भाभी घूमने गोवा जा रहे हैं, तो हम दोनों भी उनके साथ चलते हैं। अनुभव कुछ कहता है उससे पहले मीनू वहाँ आकर कहती है, क्या पलक, गोवा? सीरियसली तुम्हें वहाँ जाना है? मैं तो स्विट्ज़रलैंड गई थी अपने हनीमून पर। अनुभव, तुम भी इसे लेकर विदेश चले जाओ, इसे क्या भी पता होगा। नहीं भाभी, मुझे अपने देश में ही घूमना है कहीं। पलक रसोई में चली जाती है। बहुत विदेश विदेश का गुणगान करते हैं ना ये लोग, ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब भूल जाएंगे। पलक पालक की एक डिश बनाती है और उसमें बहुत सारे मिर्च डालकर सबके सामने परोस देती है। ये बाली की फेमस पालक रेसिपी है, उंगलियां चाटते रह जाओगे आप सब खाकर। बहू, बहुत दिनों तक तुमने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कभी ये यहाँ का है कभी ये वहाँ का है, कोई तेरा ये खाना नहीं खाने वाला। हम कोई बेवकूफ़ नहीं बैठे यहाँ। पलक, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो क्या? जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये कोई बाली वाली की डिश नहीं है, हमें उल्लू बनाया जा रहा है इतने दिनों से। तभी हंसते हुए ताली मारते हुए पलक कहती है, अच्छा, मैं आप सबको इतने दिनों से उल्लू बना रही हूँ, तो आप लोग इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो सबको उल्लू बनाते रहते हो। ये फिनलैंड की ज्वेलरी है, ये स्विट्ज़रलैंड का पॉट है, कोरिया का मेकअप है, तो पर्स जापान का है। ये सब क्या है? सबकी बोलती बंद हो जाती है। इस हाथ दे तो उस हाथ ले, मैंने कुछ अलग नहीं किया, वही किया बस जो आप लोग इतने दिनों से करते आ रहे हो। और सब एक साथ बोल पड़ते हैं, हमें तो हमारा भारत ही पसंद है, अब यहाँ का खाना और यहीं का रहना चलेगा, विदेश का नहीं। हमें तो हमारा भारत ही पसंद है, अब यहाँ का खाना और यहीं का रहना चलेगा, विदेश का नहीं। जेठानी और देवरानी की खट्टी मीठी नोक झोंक तो आपने कई बार देखी ही होगी, कई बार उनके झगड़े भी सुने होंगे, क्योंकि अगर जेठानी देवरानी के रिश्ते में ये चीजें ना हो तो उस रिश्ते में और ससुराल में मजा नहीं आता। अब हमारी दिव्या और सोनिया को ही ले लीजिए, जब देखो बस एक दूसरे से नोक झोंक ही करती रहती है। अरे अब इतना सब बनाया ही था तो मेरे लिए 1 कप चाय भी बना ही देती। क्या भाभी, अब खुद के लिए चाय तो आप बना ही सकती है ना, और वैसे भी थोड़ा तो काम कर लिया करिए, आपका वजन बढ़ता जा रहा है। क्या मेरा वजन बढ़ रहा है? तुम अगर काम करती हो तो मैं भी इस घर का आधा काम करती हूँ। हाँ तो बना लीजिए अपने लिए चाय, पूरा कप। मैं चलती हूँ, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। किस एंगल से ये मेरी देवरानी है? बस नाम की इससे बड़ी हूँ मैं, बाकी बात तो ये मेरी कोई नहीं मानती।
दिव्या और सोनिया। जेठानी और देवरानी तो थी, लेकिन सोनिया दिव्या की एक भी बात नहीं मानती थी। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग ही थी। पता नहीं सूरज शायद गलत दिशा से उग गया हो कि सोनिया दिव्या से इतनी तमीज से और प्यार से पेश आ रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। अरे सुनिए, ये आप मत लीजिए, ये पराठे मैंने स्पेशल भाभी के लिए बनाए हैं। किसके लिए? दिव्या भाभी के लिए। किसके लिए? लगता है मेरे कान खराब हो गए। मैंने कहा कि ये पराठे मैंने स्पेशली दिव्या भाभी के लिए बनाए हैं। क्यों इतना शॉक्ड हो रहा है ऐसे? अरे कहीं इसमें जमाल गोटा तो नहीं डाल दिया तूने? अरे आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? मैं क्यों दिव्या भाभी के खाने में जमाल गोटा डालने लगी? अरे बीमार पड़े उनके दुश्मन। अरे तुम अपने बारे में क्यों बोल रही हो बीमार होने का? हाँ, कुछ भी मत बोलिए। मैं क्यों अपनी इतनी स्वीट सी जिठानी की दुश्मन होने लगी भला? यहाँ आओ जरा, यहाँ आओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे चेक कर रहा हूँ कहीं बुखार तो नहीं है ना। ऐसी अजीब सी बातें कर रही हो। एक मिनट, कहीं सर पे कोई चोट बोट तो नहीं लगी तुम्हें? आओ मैं देख लेता हूँ। मजाक मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मजाक मैं कर रहा हूँ या तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम सामने रखा पानी भी भाभी को मुश्किल से देती हो। आज उनके लिए स्पेशल पराठे बनाए। अरे वो तो मैं ये मूर्ख थी जिसे हीरे की परख नहीं थी, लेकिन अब ना मेरी आंखें खुल गई हैं। किसकी आंखें खुल गई है? अरे इस मूर्ख की भाभी, मेरा मतलब है सोनिया की। उसने स्पेशली आपके लिए पराठे बनाए हैं। क्या? मेरे लिए? कुछ भी मत बोलिए देवर जी, जरूर इसमें इसने ढेर सारी मिर्ची डाली होगी, तभी ये सब कह रही है। अरे भाभी आपकी कसम, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। आप खा कर तो देखिए। देखा देखा, कसम भी मेरी झूठी खा रही है। एक मिनट रुकिए, ये देखिए, मैं आपको ये खाकर दिखाती हूँ। मैंने सच में आपके लिए ये स्पेशल पनीर की पराठे और कॉफी बनाई है। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं भाभी, ये सच है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये सच में बदल गई है भाई। आइए ना भाभी, बैठिए ना, नाश्ता कर लीजिए। आइए आइए। हाँ हाँ, मैं आती हूँ ना अचार लेकर। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूँ ना, मैं ले आती हूँ अचार। वाह, ये तो बिल्कुल ही बदल गई है। गीता से बिल्कुल सीता हो गई है। हाँ, इतना प्यार देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। सोनिया के अचानक बदले हुए अवतार ने सबको हैरान कर दिया था। पहले तो सबको लगा कि ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए है, लेकिन जब सोनिया ने सच में दिव्या के प्रति अब अपना बर्ताव बदल दिया था, तो उसे देखकर उसका सारा ससुराल अब हैरान था। क्या तुम दिव्या का जन्मदिन मनाना चाहती हो? सच में? हाँ, और उनके लिए केक भी लाऊंगी और तोहफे भी। इतना तो आज तक मैंने भी नहीं किया सोनिया, जितना तुम कर रही हो। हाँ, तुम भाभी के लिए इतना सब कर रही हो। अगली बार दिव्या के जन्मदिन पर इसने करेले और टिंडे बनाए थे, बोलो, और आज तोहफे, केक और खुद खाना बनाने को कह रही है। अरे माँ जी, पहले मुझे भाभी की कीमत नहीं पता थी, उनकी अहमियत का एहसास नहीं था, लेकिन इस साल आप देखिएगा मैं उनके लिए क्या क्या करती हूँ। इतनी खुशी भैया, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ये सब हम दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिव्या तो देखकर कहीं पागल ही ना हो जाए। सोनिया ने दिव्या के लिए उसके जन्मदिन पर खूब सारी तैयारियां की। उसके लिए केक लाने से लेकर तोहफे लाने और खाना भी बनाना, सब कुछ उसने अकेले किया था। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये सब? ये सब मेरे लिए किया है आपने? हाँ, किया तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए ही है, लेकिन मैंने नहीं किया है। अच्छा, तो माँ जी ने किया है ये सब? नहीं, माँ ने भी नहीं किया। ये सब तुम्हारे लिए अकेले सोनिया ने किया है। क्या? मजाक मत कीजिए आप। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये सब अकेले सोनिया ने तुम्हारे लिए किया है। उसने ही हम सबसे कहा कि वो तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहती है, और उसी ने ये सारी तैयारियां की है। उसने ये सब मेरे लिए किया? आप सच कह रहे हैं? हाँ भाभी, भैया सच कह रहे हैं। ये सब सोनिया ने आपके लिए किया है। ये सारी तैयारियां भी उसी ने आपके लिए की है। अरे और कोई कहता ना तो मैं उन पे विश्वास नहीं करती, लेकिन उसने ये सब मेरे सामने ही किया है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भाभी। तो कैसा लगा आपको ये सब? ये तो बहुत सुंदर है सच में सोनिया। अरे अभी तो ये तोहफे भी बाकी है, इसे तो खोलिए। अरे ये तो वही कंगन है जो मुझे पसंद आए थे, लेकिन मैंने आपको लेने नहीं दिए थे।
और ये पायल भी वही है जो मैंने आपसे छीन ली थी, इसलिए आज मैंने वो सब आपको तोहफे में दिया है जो भी आपको पसंद था। आज से जो मेरा है वो आपका है भाभी। सोनिया, तुम्हारा ये प्यार देखकर मैं सच में बहुत खुश हो गई हूँ। भाभी, आज तक मैंने जो भी किया है उसे मन में मत रखिएगा। आज से हम दोनों बहनों की तरह हैं। जो मेरा हिस्सा है वो आपका भी है। हाँ, और जो मेरे पास है वो भी मैं तुम्हारे साथ बांट कर ही चलूंगी सोनिया। इसलिए मैं आज मेरे जन्मदिन पर आप सबसे एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ। फाइनली भाभी वो बात कह रही है। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी जब से मैंने वो बात सुनी थी। हाँ, यही नंबर है लॉटरी का। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में 25 लाख की लॉटरी की टिकट है। लेकिन ये ना मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वरना नजर लग जाएगी। इसे तो मैं संभाल के रख दूंगी। अरे सोनिया बहू, कहाँ गुम हो गई? दिव्या बहू एक बहुत बड़ी बात बताने वाली है। जी मुझे पता है। तुम्हें पता है? अब मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि भाभी कुछ कह रही है तो बड़ी बात ही होगी। मैं आप सबको ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं बस अभी आई अपने कमरे से लेकर। जरूर भाभी लॉटरी टिकट लेने गई होंगी। वाह सोनिया, तूने सही वक्त पे भाभी को पटा लिया, नहीं तो इस लॉटरी के पैसे से तुझे वो एक फूटी कौड़ी नहीं देती। मैं इतने दिनों से उनके लिए ये सब कर रही हूँ, इसी लॉटरी की वजह से तो। और आज तो मैंने उन्हें सब अपना कीमती सामान भी दे दिया। खैर कोई नहीं, लॉटरी के पैसों से मैं और भी बहुत कुछ ले लूंगी। 25 लाख, उसमें से भाभी मुझे आधी तो दे ही देंगी। क्या बात है सोनिया, तुम बड़ी खुश लग रही हो। आज लॉटरी लग गई है ना मेरी माँ जी। लॉटरी? अरे आज भाभी का जन्मदिन है ना, और हम दोनों एक साथ भी हो गए तो लॉटरी ही लग गई ना हमारी। हाँ, वो इनके साथ तो हमारी भी लग गई लॉटरी। दोनों साथ में अब कभी नहीं लड़ेंगी। ये लो, दिव्या भी आ गई। पता नहीं क्या लेकर आई है ये हाथ में। खजाना है माँ जी, खजाना। माँ जी, मैं आप सबको ये दिखाना चाहती हूँ। ये कौन सा कागज है दिव्या बहू? माँ जी, ये मैंने डोनेशन का चेक बनाया है। अब जैसे सोनिया ने कहा कि आज से सब कुछ आधा आधा है, तो आधा ये भर देगी और आधा मैं। हाँ हाँ भाभी, हम सब आधा आधा ले लेंगे। आइए ना, चिंता मत कीजिए। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी देवरानी कितनी अच्छी है। आपको पता है, कुछ दिन पहले मेरी सहेली की 25 लाख की लॉटरी लगी थी, लेकिन उसने अपनी देवरानी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। लेकिन मैं तो अब से सोनिया के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। ये डोनेशन भी हम दोनों आधा आधा करेंगे। जैसे उसने मुझे ये सारा सामान दे दिया। क्या आपकी सहेली की लॉटरी लगी थी? हाँ, क्यों? अरे इससे क्या हुआ? लगता है खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही इससे। हाँ, ये बात तो है। आज इसने सब कुछ दे दिया, अपना सामान भी और डोनेशन भी। हाँ, इसकी तो लगता है लग गई है। क्या? अरे लॉटरी, और क्या? मेरी तो सच में लग गई है। लॉटरी नहीं, वाट। तो आपकी लॉटरी लगी क्या? कैलाश और घनश्याम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने अपना पूरा बचपन साथ में बिताया था। लेकिन अपने बिजनेस के चक्कर में घनश्याम दूसरे शहर में रहने चला गया और कई सालों तक दोनों दोस्तों की आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई। कैलाश के घर में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटी सीमा और बेटा देवेश था। वहीं घनश्याम के परिवार में उसकी पत्नी दीपा और बेटी रूपाली और एक बेटा दीपक था। दोनों दोस्त फोन पर एक दूसरे से काफी बातें करते रहते थे, लेकिन दोनों के परिवार एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। घनश्याम ने अपने बिजनेस में बहुत तरक्की कर ली थी और वो काफी पैसे वाला बन गया। वहीं दूसरी तरफ कैलाश एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था और उसका परिवार मिडिल क्लास था। कई सालों के बाद घनश्याम ने वापस अपने पुराने शहर में जाकर अपने दोस्त कैलाश से मिलने के बारे में सोचा। घनश्याम जैसे ही इतने सालों के बाद उनके घर पहुंचा तो उसे देखकर कैलाश और उसकी पत्नी रुक्मिणी बेहद खुश हुए। जानता है, एक अरसा बीत गया तुझे देखे, कभी अपने दोस्त की याद नहीं आई। आ जाओ मेरे यार, गले लग जाओ। अब शिकायतें मत कर, अब बस बैठकर बातें करेंगे और खाना खाएंगे। क्यों भाभी? बिल्कुल भाई साहब, आपका दोस्त कब से आपकी इंतजार में बैठा था। 2 दिन से मेरी जान खा रहे हैं। इन्हें सब पता है कि आपको खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं।
अरे इतने सालों का इंतजार पूरा हुआ है, मेरा जिगरी दोस्त लौट कर आया है। भाई इनसे मिल, यह है मेरी बेटी सीमा और बेटा देवेश। वाह बे वाह, बड़ी सुंदर बेटी है तुम्हारी, और बेटा तो बिल्कुल भाभी पर गया है, हीरो लगता है दिखने में। अब अंदर भी आएंगे या यहीं दरवाजे पर पूरे परिवार का परिचय करवा देंगी? क्या भाभी, अब जब इसने अपने परिवार से मिलवा दिया तो मुझे भी तो ये मौका दीजिए। यह है मेरी पत्नी दीपा, बेटी रूपाली और बेटा दीपक। बच्चे तो तुम्हारे भी हीरो हीरोइन से कम नहीं है, बड़े प्यारे बच्चे हैं। आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। दोनों दोस्तों के परिवार कई वर्षों के बाद एक दूसरे से मिले थे। सबने साथ में मिलकर खाना खाया और अच्छा समय व्यतीत किया। शाम के वक्त जब चारों बच्चे घूमने के लिए बाहर चले गए, घनश्याम, रुक्मिणी, दीपा और कैलाश बैठकर आपस में बातें करने लगे। बस यार, जिंदगी में बहुत पैसे कमा लिए, अब बेटे और बेटी की शादी ठीक से हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक कहते हो दोस्त, मुझे भी अपने बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश है। बेटी को अच्छा पति और घर में एक अच्छी बहू आ जाए बस। वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने तो मेरे दिल में एक बात थी। हाँ हाँ कहिए ना भाभी, क्या बात है? हम सब एक ही परिवार के तो लोग हैं, कोई किसी की बात का बुरा क्यों मानेगा? अब देखिए ना, मेरी बेटी सीमा आपके घर की बहू बन जाए और आपकी बेटी रूपाली हमारे घर की, तो कैसा रहेगा? अगर सच में ऐसा होगा तो खूब मजा आ जाएगा। बचपन के दोस्त रिश्तेदार बन जाएंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देख दोस्त, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे और मेरे परिवार की स्थिति में बहुत फर्क है। मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूँ और तू इतना बड़ा बिजनेसमैन। देख दोस्त, दोबारा ऐसी बात मत करना। उसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से सीमा की शादी दीपक से और रूपाली की शादी देवेश से हो जाती है। रूपाली जब अपने ससुराल विदा होकर आती है तो उसके साथ खूब सारा दहेज आता है। सोने के गहनों से लेकर घर का सारा सामान घनश्याम ने अपनी बेटी को दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब सीमा घर पहुंचती है तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर घनश्याम की पत्नी ने सीमा को ताने मारना शुरू कर दिया। अरे सीमा बहू, इस बार तुम रक्षाबंधन पर अपने मायके गई थी तो तुम्हारी माँ ने सोने की कोई चीज नहीं दी। तुमने देखा, जब रूपाली आई थी तो तुम्हारे पूरे परिवार के लिए मैंने सोने की चीजें भेजी थी। मम्मी जी, आप तो जानती हैं मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं। अरे मुझे लगा कैलाश भाई साहब दोस्ती की आड़ में हमसे धोखा नहीं करेंगे, कुछ तो देंगे अपनी बेटी को। अरे जब देखो खाली हाथ टरका देते हैं। अरे दीपा, ये कैसे बात कर रही हो भाई, क्या बात हो गई? आप तो रहने ही दीजिए, ये सब आपकी दोस्ती के चक्कर में हुआ है। उधर रूपाली के घर में, अरे बेटा, इतना सब अपने मायके से क्यों लेकर आती हो? हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना मम्मी जी, माँ मानती ही नहीं है, जब भी आती हूँ ये सब रख देती हैं। अच्छा चलो, वो सब ठीक है। अब ये सुनाओ, तुम खुशखबरी कब सुना रही हो? अरे मम्मी जी, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़े दिन तो आराम से रहने दो। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सीमा को अब रोज रोज दीपा के ताने सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे दीपा ने अपनी बहू सीमा को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और दीपक ने भी इन सब में उसका साथ देना शुरू कर दिया। दीपक, आप मम्मी जी को समझाइए ना, वो मुझे रोज दहेज के लिए ताने मारती हैं। देखो सीमा, मम्मी जो भी कहती है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब उन्हें भी तो अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों को दिखाना पड़ता है ना, कि बहू ने अपने घर से क्या लाया क्या नहीं। दीपक, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मेरी बहन यहाँ से भर भर कर सोना ले जाती है, तुम्हारे मायके वालों की तो मौज आ गई बैठे बिठाए। अपनी सास और पति की बातें सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है। बात बात पर वो उसे परेशान करते हैं। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और उनसे इस बारे में बात करती है। माँ, मैं इस घर में खुश नहीं हूँ, ये लोग मुझे हर बात पर ताना देते हैं। मेरी सास और दीपक ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसे कैसे वो मेरी बेटी को परेशान कर सकते हैं? तुम चिंता ना करो। हाँ माँ, आप ही कुछ करिए।
अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में इन लोगों की बातें सुन सुनकर मेरी तबीयत खराब होने लगती है। क्या तू प्रेग्नेंट है बेटा? लेकिन ये बात तू अब बता रही है। खैर, तू अपना ध्यान रखना, मैं कुछ करती हूँ। अपनी बेटी से बात करने के बाद रुक्मिणी का मन गुस्से से भर जाता है। वो अपने बेटे देवेश को बुलाती है। क्या हुआ माँ? तू बस अपनी बीवी के पास बैठे रहना। तुझे अपनी बहन की जरा भी फिक्र है या नहीं? लेकिन माँ, हुआ क्या है? वो दीपक और उसकी माँ ने तेरी बहन का जीना मुश्किल किया हुआ है। दहेज मांगते हैं हमारी बेटी से। तेरे पापा की दोस्ती ना होती उस घर से तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाती उन लोगों को। अगर ऐसा है तो उन लोगों ने बहुत गलत किया। माँ, हमें कुछ करना चाहिए। देख बेटा, वो लोग इस घर की बेटी को परेशान कर रहे हैं और उनकी बेटी हमारे घर की बहू है। इस नाते अब हम उससे परेशान करेंगे, तब उन लोगों को अकल आएगी। हाँ माँ, बात तो आपकी सही है। अब आप देखती जाओ कैसे सबक सिखाता हूँ मैं इन लोगों को। क्या करने वाले थे देवेश और रुक्मिणी? क्या था उनका प्लान? क्या दीपा समझेगी या टूटेगी दोनों परिवारों के बीच दोस्ती? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। जैसा कि हर नई नवेली दुल्हन को शौक होता है अपना घर, किचन और हॉल सजाने का, ठीक वैसे ही सपने अपने मन में दबाए हीना अपने ससुराल पहुंच गई थी। कुछ दिन बाद कितने मन से अपनी पसंद का ये डिनर सेट खरीदा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसको रसोई में रखूं तो रखूं कहाँ। इतना छोटा सा किचन है, बर्तनों को रखने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा करती हूँ डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, जब जरूरत होगी यहीं से निकाल कर इस्तेमाल कर लिया करूंगी। अरे बहू, ये क्या किया तूने? ये इतना बड़ा डब्बा डाइनिंग टेबल पर क्यों रख दिया? ये कोई डब्बा रखने की जगह है क्या? मम्मी जी, ये डब्बा नहीं है, ये मेरा डिनर सेट है जो मैं शादी में अपने साथ लाई हूँ। अब रसोई में कहीं नए बर्तनों को रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अरे बेटा, पर तुझे किसने कहा नया डिनर सेट बाहर निकालने के लिए? पहले ही रसोई में कितने बर्तन रखे हुए हैं, इनकी जरूरत क्या है? जा अपने बर्तन वापस कमरे में रखा। मम्मी जी, ये बर्तन अब बहुत पुराने हो गए हैं, इन्हें हटाकर नए बर्तन निकाल लेते ना। अरे आप एक बार देख तो लो मैं कितना बढ़िया डिनर सेट लाई हूँ। देखो तो, ये कल की आई लड़की अब हमें सिखाएगी कौन से बर्तन अच्छे हैं कौन से खराब। तुझे पता भी है ये बर्तन कोई आम बर्तन नहीं है, बड़े खास बर्तन नहीं है। तेरे ये बर्तन इनका क्या मुकाबला कर पाएंगे? माँ जी, ये दाग धब्बे वाले काले पीले टूटे पिच के बर्तन आपके लिए बहुत खास है। अच्छा, मुझे भी तो पता चले आखिर क्या खास है इनमें। अरे ये पतीली देख रही है, पूरे 100 साल पुरानी है ये। मेरी सास की सास ने मेरी सास को दी थी ये पतीली। और ये कटोरियाँ, इंदौर तो क्या दिल्ली के बाजार में भी इसके जैसे डिजाइन की कटोरी नहीं मिल सकती। 3 पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं हम ये बर्तन। अरे हमारे पुरखों की अमानत है ये। ये बड़ी नया बर्तन लाने वाली। मम्मी जी, आपकी ये कटोरी ग्लास का डिज़ाइन अब इंडिया तो क्या पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे बर्तन 100-150 साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे। अब कौन ऐसे बर्तन इस्तेमाल करेगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको ये कढ़ाई आपकी सास की सास ने दी थी ना? क्या आप कभी मिली भी थी उनसे? कभी देखा था? नहीं ना। मतलब जिन्हें कभी देखा तक नहीं, उनकी अमानत संभाल कर रखी हुई है, और आपकी इकलौती बहू अपने हाथों से खरीद कर लाई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तू जाकर अपना काम कर, ये ज्यादा गुना भाग मुझे मत सिखा। और हाँ, अगर आज के बाद कभी भी मेरे बर्तनों को रसोई में से हिलाने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रख दे मेरे सारे बर्तन वापस। अरे क्या आज के जमाने में कौन ऐसा होगा जो 100-150 साल पुराने बर्तन संभाल कर रखे हुए होगा? और आज के जमाने में पतीलियों में खाना कौन बनाता है? ये कैसे बेमेल से बर्तन है? कोई ग्लास छोटा है, कोई बड़ा, कोई कटोरी यहाँ से कोई वहां से पिचकी है। हे भगवान, ऐसे बर्तनों में खाना खाने में तो मुझे ही खराब लग रहा है। पता नहीं मेहमानों के सामने इन बर्तनों में माँ जी कैसे खाना परोसती होंगी। 2 दिन बाद। अरे यार, शादी क्या हो गई? तू तो अपनी सहेलियों को भूल ही गई। एक बार ससुराल जाने के बाद 1 कप चाय पीने के लिए भी नहीं बुलाया तूने। अरे नहीं, ऐसी भी क्या बात है, जब तुम्हारा मन करे तब चले आओ, चाय के साथ नाश्ता भी करवा दूंगी। तो फिर ठीक है, हम लोग आज दोपहर में ही तेरे घर चाय के लिए आ रहे हैं। दोपहर में हीना की कुछ सहेलियां उसके यहाँ टी पार्टी के लिए जमा होती है। तुम लोग बैठो, मैं तुम सबके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। हीना रसोई में जाकर चाय बनाने के लिए रखती है और 3 ग्लास में पानी भरकर स्टील की ट्रे में रखकर अपनी सहेलियों के पास ले आती है। हीना ने जिन 3 ग्लासों में पानी निकाला था,
तीनों ही अलग अलग साइज और डिजाइन के। सहेलियों को पानी देने के बाद चाय देने के लिए हिना रसोई में जाती है। अरे यार, ये कैसे घर में शादी हो गई है हिना की? इसके पापा के पास तो पैसों की कमी नहीं थी, फिर ससुराल वाले क्या ढंग के बर्तन भी नहीं खरीद सकते? इतने गरीब है क्या? अरे यार, गरीबों के घर भी कम से कम ग्लास तो एक साइज की होती है, और इस स्टील की ट्री में आजकल कौन इस्तेमाल करता है स्टील की ट्री? सहेलियां भी आपस में बात कर रही थी कि हिना स्टील के कप में चाय लेकर आती है। अरे यार, ये कैसा एंटीक ससुराल है तेरा? तुझे तो बहुत शौक था ना इटालियन क्रॉकरी खरीदने का, अब क्या हुआ? अरे यार, इटालियन छोड़, तू स्टील के ही नए बर्तन खरीद ला। कम से कम तेरे ससुराल की गरीबी तो दूर हो जाएगी। अरे यार, मजाक मत बनाओ, तुम्हें पता भी है हमने आज कितने अनमोल बर्तनों में चाय पी है। ये तो ना म्यूजियम में रखने लायक कप है। इनके ऊपर पड़ी हुई एक एक खरोच बता रही है ये कम से कम 100 साल पुराने तो होंगे ही। अरे ऐसा नहीं कि घर में नए बर्तन नहीं है, बस मेरी सास को ना ऐसे एंटीक सामान का बहुत शौक है, इसलिए कई पीढ़ियों पुराने बर्तन और सामान उन्होंने सहज कर रखे हुए हैं। वैसे तूने अपने ससुराल की कमी को बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है, लेकिन बड़े दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि तेरा कवर अप हमारे सामने चल नहीं पाया। पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक अलग बात है, और मेहमानों के सामने इन टूटे फूटे बर्तनों में चाय नाश्ता परोसना बिल्कुल अलग। इसलिए प्लीज़ तुम दोनों बातों को ना आपस में मिक्स मत करो, हम सब समझ गए। सहेलियों की बातों का हिना के पास कोई जवाब नहीं था। बात तो हिना की सहेलियों की भी ठीक थी। कौन मेहमान को इतने पुराने घिसे पिटे बर्तनों में खाना परोसता है? जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे ये बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ उसकी सहेलियां ही नहीं, उनके घर आने वाला हर रिश्तेदार घर के बर्तनों का मजाक बनाया करता है। एक दिन हिना की बुआ सास अपने बेटे नवीन के साथ उसके यहाँ आती है। अरे बुआ जी, चाय नाश्ता तैयार हो गया है, अब नवीन भैया को कहाँ भेज रही हैं? अरे बहू, तू जरा ठहर जा, नवीन को आ जाने दी, उसके बाद ही चाय नाश्ता लगाना। लेकिन ऐसे अचानक से उठकर नवीन भैया कहाँ चले गए? अरे बेटा, तेरी सास फिर उन्हीं पुराने काले पीले बर्तन में लाकर चाय नाश्ता परोस देगी। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए भाई उनसे। अरे उनकी कोई इज्जत हो ना हो, हमारी तो है। भिखारी भी ना ऐसे बर्तनों में खाना नहीं खाते जैसे बर्तनों में तुम लोग मेहमानों को खाना खिलाते हो। इसलिए मैंने अपना इंतज़ाम खुद कर लिया है। नवीन को भेजा है, वो अभी क्रॉकरी वाली प्लेट का सेट लेकर आता होगा। इन प्लेटों को ना बेटा तू संभाल के रखना, और जब भी मैं आऊँ मुझे उन्हीं प्लेटों में खाना दे दिया करना, ठीक है बेटा? जी बुआ जी। बुआ जी के जाने के बाद देख लिया मम्मी जी आपने, आज तो बुआ जी हमारे मुंह पर बेइज्जती करके गई हैं। अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि वो अपने बर्तन खुद खरीद कर यहाँ रख कर गई हैं। अरे हम क्या नए बर्तन तक खरीदने लायक नहीं है? अब मेहमान हमें आकर बर्तन खरीद कर देकर जाएंगे। देख बहू, मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, जिसे मेरे घर के बर्तनों से परेशानी हो वो मेरे घर ना आया करे। मैं भी जाकर किसी के पैर नहीं पकड़ती कि आओ जी हमारे घर आकर चाय नाश्ता करो जी। एक तो यहाँ आकर मुफ्त का नाश्ता उड़ाते हैं, ऊपर से बातें भी बनाते हैं। लोगों से मुंह पर बेइज्जती करवाने के बाद भी हिना की सास की सोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, जिसके कारण हिना बहुत परेशान थी। कुछ दिन बाद, मम्मी सब तैयारी हो गई है ना? सूरज अपने मम्मी पापा के साथ बस आता ही होगा। देखो उनकी खातिरदारी में ना कोई कमी मत छोड़ना। सूरज ने पहले ही बताया कि उसकी मम्मी थोड़ी सख्त मिजाज है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी माँ है ना, तुझे सूरज पसंद है तो समझ ले तेरा रिश्ता वहाँ होकर ही रहेगा। हम उनकी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि वो आने वाले 50 साल में भी हमारी खातिरदारी को भूलेंगे नहीं। कुछ देर बाद जिज्ञासा के रिश्ते वाले वहाँ आते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बहू हिना और जिज्ञासा मिलकर मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता परोसने लगते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, पर आपके घर में हम रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अरे बहन जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए, बच्चे तो पहले ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। भगवान की दया से हमारे घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं, फिर रिश्ते से इनकार करने की वजह क्या है? देखिए बहन जी, आप लोगों के घर में आप कितने संपन्न और संस्कारी हैं, इस बात का अंदाजा तो कोई आपके घर के बर्तनों को देखकर ही लगा सकता है। अरे ऐसी भी क्या कंगाली है आपके घर में कि मेहमानों के सामने रखने के लिए 2 ढंग की प्लेट और कप भी नहीं खरीद सकते? अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा, ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकती। अरे बहन जी, इन बर्तनों की वजह से आप मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा रही हैं। अब अरे बर्तनों का क्या है, बर्तन तो कभी भी बदले जा सकते हैं। बदले तो जा सकते हैं बहन जी, लेकिन आज तक आपने बदले तो नहीं ना।
अरे लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो लोग महंगे से महंगे बर्तन में उनके लिए खाना परोसते हैं, और आप इन टूटे फूटे बर्तनों में हमारे लिए चाय नाश्ता लगवा रही हैं। क्या यही सम्मान होता है लड़के वालों का? अरे बहन जी माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में बर्तन नहीं है। वो मुझे ना ज़रा ऐसे पुराने बर्तनों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। लेकिन आज ना आपकी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। पुरखों की अमानत को संभाल कर रखने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम ज़बरदस्ती आने वाली पीढ़ी के रास्ते की रुकावट बन जाए। आप मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दीजिए, रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। मैं कल ही सारा कबाड़ उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी। आप इतना कह रही है तो ठीक है, हम बच्चों का रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। मम्मी जी, मैं मेहमानों को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। थैंक यू सो मच सूरज, आपने मेरी सच में बहुत मदद की है। और आंटी जी, आपने तो बिल्कुल ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की है आज, मज़ा ही आ गया। बेटा तुम्हारी परेशानी वाकई जायज़ है, उन बर्तनों के कारण वाकई शर्मिंदगी होती होगी तुम्हें। अब तो हम लोग रिश्तेदार हो गए, आगे भी हमारी मदद चाहिए तो बेझिझक बता देना बेटा। ननद और होने वाले नंदोई की मदद से आखिरकार हिना को उन पुराने बर्तनों से छुटकारा मिल ही जाता है। आशा की 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू सुलेखा बहुत सुंदर और गोरी है। छोटी बहू अंशिका का रंग बहुत काला है। इस कारण आशा अपनी दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती है। क्या आशा कभी समझ पाएगी कि रंग से कुछ नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए? या फिर आशा की ये सोच घर की सुख शांति बर्बाद कर देगी? आइए जानते हैं। सुलेखा बहू, सुलेखा बहू। आशा की आवाज सुनकर अंशिका वहां आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी दीदी तो छत पर गई हैं कपड़े सुखाने के लिए, कुछ चाहिए क्या आपको? अंशिका, तुमसे कितनी बार बोला है कि एकदम से मेरे सामने मत आया कर, तुझे देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जा जाकर सुलेखा को भेज। इतने में सुलेखा आ जाती है। माँ जी आ गई मैं, बताइए क्या काम है? आज हमें महाराज जी की बहू की गोद भराई की रस्म में चलना है, तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है माँ जी। अंशिका तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। सुलेखा बहू ये क्या बोल रही हो? अंशिका हमारे साथ नहीं जा सकती। क्यों माँ जी? क्योंकि अगर ये हमारे साथ जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम आकर खाना बनाओगी हैं? अंशिका तुम जाओ अंदर और घर का काम देखो। अंशिका अंदर चली जाती है। तभी आशा सुलेखा से कहती है, बहू तो पागल है क्या? हर जगह तू अपनी देवरानी को साथ लगाकर घूमती है। तुझे पता है जब तुम दोनों एक साथ चलते हो ना तो ऐसा लगता है कि दिन और रात साथ साथ चल रहे हैं। माँ जी क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? वो जैसी भी है इस परिवार का हिस्सा है, वो हमारे साथ चल सकती है। देख बहू, मैं इसे अपने साथ गोद भराई के फंक्शन में नहीं ले जा सकती। सब मुझसे पूछेंगे कि आशा बहन, बड़ी बहू इतनी गोरी और सुंदर, लेकिन छोटी बहू इतनी काली क्यों उठा लाई? तो क्या जवाब दूंगी मैं? आशा और सुलेखा में काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन आशा अपनी छोटी काली बहू को अपने साथ गोद भराई की रस्म में नहीं लेकर गई। इस तरह से आशा हर चीज में अपनी दोनों बहुओं के साथ भेदभाव करती है। एक दिन सुलेखा ने अंशिका को 2 हार के सेट दिखाते हुए कहा, अंशिका ये देखो, तुम्हारे जेठ जी कल रात को ये हार के सेट लाए थे, तुम्हें इन दोनों में से जो भी पसंद है वो ले लो। अंशिका वो हार के सेट हाथ में लेने ही वाली थी कि तभी वहां आशा आ गई और उसने दोनों हार के सेट अपने हाथ में लेकर कहा, अरे सुलेखा बहू तो इससे क्या पूछ रही है? अगर ये कोहिनूर का हीरा भी लगा कर गहने पहन लेना तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू देखना तुझे कौन सा पसंद है इन दोनों में से। माँ जी आप अंशिका को पसंद करने दीजिए ना। और अगर मैं पसंद कर लूंगी तो क्या आफत आ जाएगी? देख सुलेखा बहू, तू ना ये वाला हार पहनेगी और अंशिका ले तू ये पकड़। सुलेखा के बार बार मना करने पर भी आशा ने अंशिका को सस्ते हार का सेट दे दिया और सुलेखा को महंगे वाला। आशा के जाने के बाद सुलेखा ने अंशिका से कहा, अंशिका माँ की बातों का ना बुरा मत माना करो, माँ तो ऐसे ही कहती हैं, तुम्हें इन दोनों हार में से जो भी पसंद हो तुम वही लो। सुलेखा भाभी क्या बुरा मानो, अब तो माँ जी की ताने सुनने की आदत पड़ गई है। और रही इस हार की बात, तो माँ जी सच ही तो बोल कर गई हैं।
कि अगर मैं कोहिनूर हीरे से बना हार भी पहन लूँ तब भी रहूँगी तो वैसी की वैसी। लेकिन ये हार माँ जी ने आपके लिए पसंद किया है और आप इसमें सच में बहुत अच्छी लगेंगी। अंशिका ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अंशिका को अपनी सास की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती। एक दिन अंशिका अपने 13 साल के बेटे राहुल और पति देव के साथ बैठी थी। तब राहुल ने कहा, पापा, दादी माँ को हमेशा उनके रंग को लेकर ताने सुनाती रहती है और माँ के साथ भेदभाव भी करती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप दादी को समझाओ ना। बेटा अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। तेरी दादी को तो मैं तब से समझा रहा हूँ जब से तेरी माँ इस घर में आई है। लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। पापा सच कहो, मुझे दादी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे ये क्या बातें लेकर बैठ गए आप दोनों। राहुल बेटा, वो तेरी दादी हैं और दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो सो जाओ, नहीं तो सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अंशिका राहुल को चुप करा देती है। राहुल सुबह जल्दी उठकर अकेला ही स्कूल चला जाता है। तभी सुलेखा का 14 साल का बेटा सात्विक अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, राहुल मुझे छोड़कर स्कूल चला गया। हम रोज साथ जाते हैं। अरे बेटा उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी, कोई बात नहीं, तुम्हें पापा छोड़ आएंगे। सुलेखा का पति तरुण अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चला जाता है। लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो राहुल को अकेला स्कूल से घर आते देख उसकी दादी कहती है, अरे राहुल बेटा, तुम अकेले ही स्कूल से आए हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। राहुल ये बोलकर अंदर चला जाता है। तभी पीछे से सात्विक घर आता है। सात्विक अपनी दादी से कहता है, दादी, राहुल आ गया घर। हाँ अभी अभी आया है। तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं आए? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों में? नहीं दादी, पता नहीं राहुल को क्या हो गया है। सुबह मुझसे पहले स्कूल चला गया और अब मुझसे पहले घर आ गया। स्कूल में भी मुझसे बात नहीं की। सात्विक की बात सुनकर आशा को बहुत हैरानी होती है। शाम को आशा राहुल और सात्विक के लिए हलवा बनाकर लाती है। सात्विक हलवा खाने बैठ जाता है। फिर आशा राहुल से कहती है, राहुल बेटा देख, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, खा ले बेटा। दादी, मुझे नहीं खाना आपके हाथ का बना हलवा। आप अपनी गोरी बहू के बेटे को ही खिलाइए। राहुल की बात सुनकर आशा हैरान हो जाती है। वो सीधा किचन में जाती है जहां सुलेखा और अंशिका काम कर रही थी। तभी आशा अंशिका पर बरस पड़ती है। मुझे तो लगता था तेरा रंग ही काला है, लेकिन तेरा तो दिल भी काला है। क्यों राहुल को हम सब के खिलाफ भड़का रही है? क्यों उस मासूम बच्चे के दिल में हम सब के खिलाफ जहर भर रही है? माँ जी, मैंने राहुल से कुछ नहीं कहा और जहर मैं नहीं, आप भर रही हो मेरे बेटे के दिल में और हम सबकी जिंदगी में भी। अब इस तरह दोनों सास बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। सुलेखा दोनों को शांत कराने की बहुत कोशिश करती है। अब आए दिन उनके घर से झगड़े की आवाज़ें आती रहती। एक दिन सात्विक और राहुल में भी झगड़ा हो गया और दोनों हाथापाई पर आ गए। अंशिका, सुलेखा और आशा तीनों उनके बीच की लड़ाई को शांत करवाती है। शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को? भाई होकर दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो। सात्विक, अपने छोटे भाई को क्यों मारा तुमने? राहुल, ये सिखाया मैंने तुम्हें कि अपने बड़े भाई पर हाथ उठाओ। सात्विक तुझसे बड़ा है, अगर उससे कुछ बोल भी दिया तो तू सुन नहीं सकता क्या? अंशिका बहू तो चुप ही हो जा। ये राहुल आज जो इतना बिगड़ गया है ना, ये सब तेरी वजह से। तू ही इसे न जाने क्या क्या सिखाती है। न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब तू इस घर में आई थी। दादी, आप मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं अपनी माँ की इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कहीं कुछ निकल जाए और बाद में मुझे उसका पछतावा हो। हे ऊपर वाले, क्या इसे दिन के लिए तूने मुझे जिंदा रखा था? जिस पोते को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ वो मुझसे इस तरह से बात करेगा? हे भगवान, ये सुनने से पहले तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? इस तरह आशा के दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करने से अब घर के बच्चों में लड़ाई शुरू हो गई और उनके घर की सुख शांति भंग हो गई। इस सब से छुटकारा पाने के लिए देव ने तरुण से बात की। भैया, हमारे बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे आपस में लड़ने लगे हैं। हाँ सच में, कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा मोटा झगड़ा आगे चलकर नफरत का रूप ले ले। हमें कुछ करना होगा। भैया कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमें घर का बंटवारा कर लेना चाहिए।
हमारे बच्चे अलग रहेंगे तभी लड़ाई से बच सकते हैं। दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से घर का बंटवारा कर दिया। हालांकि घर की दोनों बहुएं इस बंटवारे के खिलाफ है। आखिर आशा के दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करने के कारण घर का बंटवारा हो ही गया। क्या अंशिका और सुलेखा इस बंटवारे के फैसले को सर झुकाकर स्वीकार कर लेंगी, या फिर वो पहले की तरह एक साथ एक घर में प्यार से रह पाएंगी? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा सुलेखा और अंशिका को क्या करना चाहिए।